अस्सलाम वालेकुम। माली साल 2024-25 का बजट अब बिल्कुल आखिरी मराहिल में और असेंबली में आप देखेंगे कि पेश हो जाएगा। कहा यह जा रहा है कि IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए इंतहाई सख्त बजट होगा। कितना इसमें फिस्कल स्पेस होगा हुकूमत के पास, कितना कि पाकिस्तान में अगर कहा जाए कि मौजूदा हुकूमत जो कि हमेशा से दावे करती है प्रो बिज़नेस की, प्रो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ की और अवामी सहूलियात का दावा करती है, और यही हुकूमत नहीं, हर हुकूमत जो है वो इसी तरीके की बातें करती है, लेकिन जब बजट आता है तो उसके हक़ाइक़ कुछ और होते हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम जायज़े लेंगे पाकिस्तान में जो हमारा एक जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हमेशा आ जाता है, और उसमें सबसे बड़ी वजह हमारा जो तिजारती खसारा है, हमारी इंपोर्ट और हमारी एक्सपोर्ट के दरमियान जो वाज़ेह फ़र्क है, जिसकी वजह से हमें IMF प्रोग्राम के अंदर जाना पड़ता है। किस तरीके से सूरत हाल बेहतर हो सकती है, मामलात इश्यूज़ हमेशा उठाए जाते हैं, लेकिन वे फॉरवर्ड क्या है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अपने गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ कराता चलूँ। मियां जाहिद हुसैन साहब इस वक्त कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन है FPCCI की पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड के। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। और उनके साथ डॉलर मैन ज़फ़र पराचा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ECAP के एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। और जब पाकिस्तान की तिजारत की बात की जाए, बैरूनी तिजारत की बात की जाए, तो वो डॉलर के ऊपर शुरू होकर डॉलर पे ही ख़त्म हो जाती है। सही कह रहा हूँ सर? जी बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। ज़रा पहले कुछ स्टैट्स आपके साथ शेयर करते हैं। 2018 की अगर मैं एक्सपोर्ट फिगर आपके साथ शेयर करूं कुछ पिछले 5 साल के, तो हम लेकर चले हैं 23 अरब के बाद 2019 में 23.95 बिलियन डॉलर, फिर 21 अरब डॉलर, उसके बाद 2021 में 25 अरब डॉलर, और लास्ट ईयर बहुत एक अच्छी ग्रोथ हमारी एक्सपोर्ट में, और हमारी जो एक्सपोर्ट फिगर रही वो तकरीबन 31.78 बिलियन डॉलर्स रहीं। लेकिन ये सब मिटिगेट हो जाता है हमारी इंपोर्ट्स के अंदर, क्योंकि डबल का डिफरेंस है। 2018 में जो हमारी इंपोर्ट थी पाकिस्तान की वो 60 अरब डॉलर से ज़ायद की थी, फिर उसके बाद 2019 में 54 अरब डॉलर की हमारी इंपोर्ट्स, दैन उसके बाद 2020 में 44 अरब डॉलर, और ये कोविड-19 के बाद देखा जिस तरीके से पाकिस्तान में इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, उसके कुछ फिगर्स थे, और उसके बाद 56 अरब डॉलर, और पिछले साल सबसे जो एक ड्रास्टिक वो फिगर आई वो 80 अरब डॉलर जो है वो हमारी जो इंपोर्ट जो हमारी प्रोसीड थी वो थी, इंपोर्ट जो हमारा बिल था। इस तरह जो एक नेट ऑफ करें तो 44 अरब डॉलर के तिजारती खसारा था पाकिस्तान का। अब बात यह कि इस साल भी कमोबेश इसी तरह के आदाद शुमार जो है वो फाइनल होने हैं। मेरा सवाल सबसे पहले जो है जाहिद हुसैन साहब से है कि सर इस 44 से 50 अरब डॉलर को जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, इसके साथ पाकिस्तान 1 इंच भी आगे बढ़ सकता है? देखें, बात यह है कि जो आपने अभी फिगर्स बताए, इसको अगर हम देखें तो ये 2018 से हमारा तिजारती खसारा जो है वो बढ़ना शुरू हुआ, और वो हमारा जो तिजारती खसारा था वो कोई 50-60 अरब डॉलर तक गया। और पिछले साल जो था हमारा तिजारती खसारा, और उसके बाद उसको जो नेट ऑफ अगर हम कर लें जो हमारी फॉरेन रेमिटेंस थी, तो पिछले साल हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था वो कोई 6-7 अरब डॉलर था, 12 अरब नहीं था, 6-7 अरब डॉलर था। तो काफ़ी अरसे के बाद हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो तकरीबन 18 अरब डॉलर से कम हो गए। पिछले साल चूँकि हमने इंपोर्ट को काफ़ी सप्रेस किया जी, तो 6-7 अरब हुआ, जिसकी वजह से बिजनेस कम्युनिटी को बड़ी दुश्वारी हुई, रॉ मटेरियल के प्रॉब्लम हो गए। यही सबसे बड़ी बात कि जब हम कंप्रेस करने भी जाते हैं तो एट व्हाट कॉस्ट। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर को बड़ा प्रॉब्लम हो गया, उसकी वजह से हमारा GDP जो है वो श्रिंक होके और कोई 0.5% पे आ गया। तो ये हमने जो इंपोर्ट को कंप्रेस किया तो उसकी वजह से ये हमें प्रॉब्लम हुए। लेकिन उसका दूसरी तरफ बेनिफिट ये हुआ कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया, और पाकिस्तान को 6-7 अरब डॉलर का नेट उसमें जो माली खसारा था। अब इस साल जो है बड़े अरसे के बाद अगर हम देखें तो ये माशाल्लाह हमारा इस साल जो है थोड़ा सा शायद या तो प्लस होगा, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा नहीं सरप्लस में आएंगे, थोड़ा सरप्लस में आएगा या बराबर हो जाएगा, ठीक है, इस साल। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखें ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है हमारी इकॉनमी में कि इस साल ये क्यों इशारे बेहतर हो गए, कि जबकि बिज़नेस कम्युनिटी में भी कोई इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्शन या इंपोर्ट सप्रेशन की भी कोई ऐसी कोई ख़ास कंप्लेंट्स
नज़र नहीं आ रही, उसके बावजूद बल्कि उसके हम बाद क्यों तो इंपोर्ट्स खुल गई है ना खुल एक गई तरीके हैं? से। हाँ। हाँ। तो फिर हम क्यों कंफर्टेबल हैं? उसके कंफर्टेबल होने की वजह यह है कि एक तो हमारी तकरीबन 3-3.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट बढ़ी है, और तकरीबन थोड़ी सी हमारी फॉरेन रेमिटेंस भी बढ़ी है। कुछ हमारी इंपोर्ट सब्सिट्यूट हुई है। इंपोर्ट इस तरह से सब्सिट्यूट हुई है कि हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसने बेहतर परफॉर्म किया है, हमारी बम्पर क्रॉप हुई है, हमने वीट इंपोर्ट तो की है लेकिन कम इंपोर्ट किया है, जो हमारा पहले ट्रेडिशनली ये और बात के एक इंपोर्ट स्कैंडल खड़ा कर दिया हमने वीट का, वो एक और वो एक अलग बात अलग है। चीज़ है। लेकिन जी। अगर हम प्योरली इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हाँ। तो पहले हम नॉर्मली कुछ 17 अरब डॉलर के करीब हम इंपोर्ट किया करते थे एग्रीकल्चर आइटम्स की, ठीक है। जो इस साल 17 अरब डॉलर की बजाय वो होगी कोई तकरीबन 12-13 अरब डॉलर की। तो 4-5 अरब डॉलर की हमारी जो इंपोर्ट थी एग्रीकल्चर आइटम की, वो हमारी रिड्यूस हो गई। कुछ हमारी 2-3 अरब डॉलर की जैसे राइस की एक्सपोर्ट हमारी बढ़ गई, तो वो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी। कोई 1-1.5 अरब डॉलर की हमारी आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ी। सही है। तो इस तरीके से हमारी कुछ यानी इनकम कुछ एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, हाँ। कुछ थोड़ी सी फॉरेन रेमिटेंस बढ़ गई। हाँ। तो इस तरीके से फिर और कुछ इंपोर्ट हमारी सब्स्टिट्यूट हो गई। ठीक है। तो इस वजह से मतलब जो भी हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो सही पाथ में चलने चाहिए थे, थोड़े बहुत वो एडजस्ट हुए हैं हल्की उसमें, और ये सरप्लस हो गया। ठीक है। अब यही लेसन है जो मैं कह रहा था, अगर हम इसी सिस्टम को आगे लेके चलें, इसी मॉडल को आगे लेके चलें, बदकिस्मती से जो मैंने कहा 17 अरब डॉलर की जो हम एग्रीकल्चर आइटम इंपोर्ट करते थे, वो भी बनता है तकरीबन 4,500 अरब रुपया पाकिस्तानी। तो वो 4,500 अरब रुपया जो है, जब हम अपने किसान के ऊपर आते हैं, तो हम यहाँ पे कॉरपोरेट फार्मिंग करने की बजाय हम यहाँ के जो किसानों को देते हैं 300-400-500 अरब रुपए का पैकेज दे देते हैं, जबकि बाहर वही 4,000 अरब रुपए हम दे रहे होते हैं। तो वही पैसा अगर हम यहाँ पे खर्च करके और कॉर्पोरेट फार्मिंग यहाँ पे शुरू कर दें, तो उसके नतीजे में हमारी इरिगेशन बेहतर हो जाएगी, हमारे बीज बेहतर हो जाएंगी, हमारी इसको आगे बढ़ाते हैं सर, इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। बट पराचा साहब, अब ये जो बात हुई कि हमारे रेमिटेंसेस में आपके साथ भी शेयर करूं कि 2018 में 21 अरब डॉलर की पाकिस्तान की जो है वो रेमिटेंस आई, 21.19 बिलियन डॉलर्स। देन उसके बाद 22.25, फिर 23 अरब, फिर 29 अरब। ये 23 से 29 अरब जो है आपकी पहुंची फिस्कल ईयर 2023 के अंदर। देन उसके बाद लास्ट 2022 में जो हमने 32 अरब, पिछले साल जो है वो 32 अरब डॉलर रेमिटेंस हुई। रेमिटेंस बढ़ने के हवाले से जो बात की जा रही है, उसमें क्या फैक्टर्स आप समझते हैं कि मेन जिसकी वजह से रेमिटेंस ऑफिशियल चैनल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, या क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए जनाब, बात की जो भी मियाँ साहब ने फरमाया कि फिगर्स बेहतर हुई हैं ओवरऑल, सही डायरेक्शन में जाने सही डायरेक्शन में जाने की वजह से, और जो रेमिटेंसेस हमारी बढ़ी हैं, मैं इसका सारा का सारा क्रेडिट देता हूँ आर्मी चीफ, ISI चीफ और उनकी टीम को। ख़ास तौर पे जब PDM की हुकूमत थी, उसके अंदर हमने देखा कि मुल्क के हालात बड़े ख़राब हो गए थे आखिर में, और जो फिगर्स थी वो बहुत ख़राब थी। और अक्सर हमारे माशी माहिरीन आके खुदा ना करे कहते थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए उसकी वजह से सारी चीज़ें ठीक हुई। रेमिटेंस के हवाले से मैं बात करूँगा कि हमने PDM की हुकूमत में आखिर में देखा कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट के रेट के अंदर 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए का फ़र्क था। तो जो रेमिटेंसेस आती थी लीगल चैनल से, वो डाइवर्ट हो गई ग्रे मार्केट में हवाले की तरफ। ठीक है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए उसके अंदर आपके बॉर्डर सील किए गए, वहाँ पे स्मगलिंग के ख़िलाफ़ पहली दफ़ा सही मायनों में एक्शन लिया गया, और न सिर्फ स्मगलर्स बल्कि जो हुकूमती लोग थे, सरकारी ओहदेदार या सरकारी अहलकार, उनको भी इसमें इस दफ़ा पकड़ा गया, उनको FIR की गई। और ओवरऑल हर इदारे में, हर जगह, यानी कि हम जैसे एक्सचेंज कंपनीज जो इंटर बैंक में देना बंद कर चुके थे माल, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की वजह से अब तकरीबन 400 से 500 मिलियन डॉलर महाना दे रहे हैं। इसमें हमारी कोई खूबी नहीं है। अगेन मैं कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, ठीक है। अगर बॉर्डर सवाल ये पैदा होता है कि जिन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की आप बात कर रहे हैं, वो फर्दर उसकी कंटिन्यूएशन क्या रही? आपने क्रेडिट तो दिया,
अब मौजूदा हुकूमत जो है वो किस हद तक उसको फॉलो कर रही है। फिर दूसरी चीज़ ये, मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन ब्रेक पे आने के बाद जवाब इस बात का चाहूँगा कि कहा यह जा रहा है कि $5.5 अरब स्टेट बैंक ने जो है इंटरबैंक मार्केट से उठाया है। इस वक्त IMF प्रोग्राम, आप उसकी जो इंस्टॉलमेंट आ रही है वो $1 अरब की है। फ्लैक्सिबल या मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म रजा बाकर साहब लेकर आए थे, लेकिन उसके बाद ये इंटरवेंशन स्टेट बैंक की किस तरह से देखी जा रही है मार्केट में, और अगर ये नहीं होती तो डॉलर आज 230-35 का होता। ये सवाल मैं रखूंगा जरा आपकी तरफ। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं मियां जाहिद हुसैन साहब और जफर पराचा साहब। जी पराचा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि ये किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है इस वक्त एक्सचेंज रेट को। देखिए जनाब, बात यह है मार्केट बेस्ड रेट ही चल रहा है, और जो एक खबर आई थी कि स्टेट बैंक ने $5-5.5 अरब ख़रीदे हैं, उसकी स्टेट बैंक की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई, ना डिनायल आया, तरदीद भी नहीं आई और तस्दीक भी नहीं आई। अब जो आपने बात की कि डॉलर का रेट 230 होना चाहिए था, कोई शक नहीं है इसमें होना चाहिए था। हमारा रुपया जो है ना अंडर वैल्यू है। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए जो हुकूमत है या स्टेट बैंक है वो इंटर बैंक से डॉलर ख़रीदता है उनको सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि हम मुख्तलिफ इंसेंटिव्स और रिबेट देते हैं एक्सपोर्टर्स को, और उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो उनका कोई इतना अच्छी कारकर्दगी नहीं है। जबकि जो ओवरसी इंसेंटिवाइज करने के बावजूद, जबकि जो ओवरसी पाकिस्तानी है वो विदाउट इंसेंटिव और विदाउट एनी रिबेट वो एक्सपोर्ट से ऊपर चले गए। आप देखें, अगर आप साल ब साल मुवाजना करें, सही है, आपकी रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, जबकि एक्सपोर्ट में ऐसा नहीं है एक्सपोर्टर्स की तरफ से। तो अभी भी उनको सपोर्ट करने के लिए ये इंटरवेंशन की गई। अगर स्टेट बैंक डॉलर ना खरीदे, क्योंकि इस वक्त मेन बायर स्टेट बैंक या हुकूमत है, स्टेट बैंक भी तो हुकूमत के कहने पे करती है ना, तो अगर वो ना खरीदें तो ये ग्रेजुअली या बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। जैसा कि हमने देखा 5, 6, 8, 10 महीने पहले कि ये 310 रुपए से 270, 72, 75 पे आया। आज भी यही पोजीशन है, ओपन मार्केट में कोई डॉलर का ख़रीदार नहीं है, और जो हम इंटर बैंक में दे रहे हैं $500 मिलियन पर मंथ, तो ये भी यही वजह है कि उसकी डिमांड नहीं है। अच्छा। जो स्मगलिंग थी वो बंद हो गई एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की वजह से, मनी लॉन्ड्रिंग या ट्रेड बेस जो मनी लॉन्ड्रिंग थी वो, और जो ट्रेड बेस स्मगलिंग थी वो, ठीक है। और जो हम बात, ये तो बड़ी टेक्निकल गुफ्तगू है, बहुत टेक्निकल गुफ्तगू है। यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा आसान बनाते हैं। ये बताइए जाहिद साहब कि डॉलर को बढ़ा के रखने का फ़ायदा पाकिस्तान, कहा जा रहा है जैसे उन्होंने कहा कि जनाब एक्सपोर्टर्स को होना चाहिए था एक्सपोर्ट प्रोसीड, लेकिन हुआ नहीं, लेकिन इसका क्या ज़्यादा नुकसान हमारी इंपोर्ट्स को हुआ? अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन रहा आपकी नज़र में? देखिए, बात यह है कि अगर हम डॉलर को नीचे लेते चले जाएंगे तो उसका फिर इसका मतलब होगा कि हम इंपोर्ट को खोल दें, इंपोर्ट को इंसेंटिवाइज करें। इंपोर्ट तो खुली हुई है, मतलब इंसेंटिवाइज कर, लेकिन उसको इंसेंटिवाइज करने वाली बात होगी। तो दूसरी तरफ इसका ये है कि देखें, हमारे यहाँ चूँकि बिजली की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और दूसरे मुल्कों में 6 से 9 सेंट बिजली है, हमारे मुल्क में 16 सेंट की बिजली है। तो हम जो बात करते हैं अक्सर के, जो अक्यूज़ करते हैं हम एक्सपोर्टर्स को कि उन्हें बहुत फैसिलिटीज़ दे रहे हैं या उन्हें सब्सिडीज़ दे रहे हैं या उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनफैक्ट उन्हें कोई सपोर्ट हासिल नहीं है। आप देखें, बता दें मुझे कि किस चीज़ में उन्हें सपोर्ट दी जा रही है। कोई रिबेट नहीं दी जा रही उन्हें, कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं दी जा रही। सिर्फ वो जो टैक्स पे करते हैं, चूँकि एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं होता, तो जो मटेरियल वो इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर जो टैक्स है वो उनको रिटर्न किया जाता है। तो लिहाजा उनको कोई फैसिलिटी इस सेंस में नहीं है कि उनको कोई रिबेट दी जा रही हो। उसके बरक्स उनको बिजली महंगी दी जा रही है, फिर बिजली में इंटरप्शंस हैं, फिर गैस उनको महंगी दी जा रही है, फिर गैस में इंटरप्शंस हैं सप्लाई में, 5 महीने उनकी सप्लाई बंद कर दी जाती है। तो ये जो स्टेट ऑफ अफेयर है,
सही है। कि जब हम उन्हें बिजली महंगी देंगे तो ज़ाहिर है वो मार्केट में इनकॉम्पिटिटिव होंगे ना। तो जिन मुल्कों को 6 सही सेंट है। में 8 आपके सेंट में एक्सपोर्ट्स जो बिजली हैं वो मिलती है। कॉम्पिटिटिव नहीं रही ना आपके हाँ, रीजन तो रीजन मैं उसमें। इसीलिए कह रहा था कि हमें इससे ये लेसन लेना चाहिए कि अगर हम अपनी कॉस्ट को ठीक रखेंगे तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अगर हमारी ठीक होगी तो फिर हमारी एक्सपोर्ट बढ़नी शुरू हो सही जाएगी। है। तो जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तभी तो हम फिर ये डॉलर का क्राइसिस जो है उसको रिजॉल्व कर सकेंगे ना। और वो एक सही मार्केट मैकेनिज्म होगा कि हम एक्सपोर्ट करके जो डॉलर अर्न करेंगे उसके बाद अगर डॉलर के रेट गिरते हैं तो गिरने में कोई हर्ज नहीं है। अब इस वक्त जो इशू है कि बिजली हमारी महंगी क्यों है, तो बिजली इसलिए हमारी महंगी है कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि 1200 अरब रुपया साल में हम बिजली में लॉस करते हैं। वो जो हम लॉस करते हैं उसमें लाइन लॉसेस भी हैं, उसमें बिजली की कॉस्ट भी ज़्यादा है, उसमें नॉन पेमेंट भी है और बिजली चोरी भी है। तकरीबन आप समझ लीजिए कि 4-5 हज़ार मेगावाट पर डे हमारी बिजली का कोई पता नहीं चलता कि कहाँ चली गई। जो हम बिजली बनाते हैं उसमें 5000 मेगावाट पर डे का कुछ पता नहीं चलता, कोई अकाउंट फार नहीं होता। तो जब ये हमारी स्टेट ऑफ अफेयर है तो फिर हमारी ज़ाहिर है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा ही होगी ना। तो उस चीज़ को हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो वो चूँकि वहाँ से एड्रेस नहीं की जा रही और उसके लिए प्राइवेटाइजेशन का एक पूरा प्रोसेस है, बिजली के पूरे महकमे में रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। तो चूँकि वो चीज़ अभी उस रफ्तार से एड्रेस नहीं की जा रही, इसलिए फिर डॉलर को भी उस सतह पे या 270, 78, 75, 90 पे रखने की ज़रूरत है ताकि वो एक्सपोर्टर को वहाँ से उसकी, अदरवाइज़ आप देखें अगर आप उसको 25-30 रुपये नीचे आ जाए तो एक्सपोर्टर को तो लॉस होगा। तो इसलिए फिर उसको आर्टिफिशियली उसको स्टैंड रख के और फिर सपोर्ट करने की कोशिश की जाती है। तो लिहाजा ज़रूरत इस चीज़ की है कि तकरीबन 1200 अरब रुपए के ये जो लॉसेज हैं बिजली के, इनको पावर ठीक किया सेक्टर जाए। के आपके, हाँ, और तकरीबन 1200 अरब रुपए जो हैं साल के हम लॉस करते हैं एसओईज पे, यानी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। अच्छा, 1200 अरब रुपए और 1200 ये 2400 अरब का मतलब है कि तकरीबन 8 अरब डॉलर जो है ये पाकिस्तानी कौम जो है वो हमारी जो इनएफिशिएंसी है या इनकॉम्पिटेंसी है या बदनुमानी है उसकी नज़र कर रही है, वो मैं और आप दे रहे हैं। तो लिहाजा ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगर हम वो 8 अरब डॉलर को बचा लेंगे तो एक तो हमारा ये करंट अकाउंट डेफिसिट और ये जितनी चीज़ें हैं ये हमारी रिजॉल्व हो जाएंगी, प्लस हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी ठीक हो जाएगी, प्लस लोगों को सर्विस यानी कंज्यूमर को सर्विस अच्छी मिलने लग जाएगी। ये चीज़ें जब प्राइवेटाइज होंगी तो कंज्यूमर बेस्ड होंगी तो कंज्यूमर को उसकी सही सर्विस मिलेगी और गवर्नमेंट को उसका टैक्स मिलेगा। पराचा साहब, आप ज़रा के एक्सचेंज कंपनी भी आपकी, इसके अलावा आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, कुछ रियल इस्टेट का भी है। ये मुझे बताइए कि इस वक्त अभी जो हम एक्सचेंज रेट के हवाले से हमने बात की, नाउ कम्स टू पॉलिसी रेट, शरह सूद के ऊपर 22% शरह सूद, और वो भी मैं इंटर बैंक की मैं बात कर रहा हूँ उस पर, बेसिक उस पर, तो कमर्शियली वाइबल है पाकिस्तान में इस हायर परसेंटेज के साथ कोई बिजनेस कारोबार करना, या जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको लेकर चलना, या एक्सपेंशन प्लान्स की तरफ जाना? देखिए, वाइबल नहीं है, मुमकिन नहीं है कि 24-26% पे को लेके और बिजनेस अपना चला सके। लेकिन हमारी मजबूरी है, हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, या इस वक्त दुनिया में एक तरीका राइज है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और आपके जो इंपोर्ट्स हैं या एक्सपोर्ट हैं उनको कंट्रोल करना। ये इस वक्त एक दुनिया में आम तरीका राइज है, जो IMF भी कहता है। देखिए, हम जो है ना, जो इस वक्त एक तो हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, दूसरा हम कर्ज़ लेने वाले हैं। तो फिर जब जहाँ पे भी जाते हैं कर्ज़ लेने के लिए तो हमको उनकी शराइत माननी है। वो हमको ये कहते हैं कि आप हमारे पैसे वापस कैसे करेंगे। तो हम अपने ख़र्चे अखराजात तो कम करने के लिए आते नहीं हैं और हम उधर दूसरी तरफ उसको डाइवर्ट कर देते हैं, चाहे डिस्काउंट रेट बढ़ा देते हैं, चाहे बिजली का रेट बढ़ा देते हैं, चाहे गैस का। अब जैसे बात हो रही है डॉलर के रेट की, कि अगर हम डॉलर का रेट कम करते हैं तो एक्सपोर्ट नीचे हो सकती है। लेकिन एक्सपोर्ट जो है ना, आपका टोटल इंपोर्ट बिल का मैक्सिमम 50% है। ठीक है। तो अब ये भी हमने देखना है कि वो डॉलर का रेट ऊपर रखने से हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ओवरऑल, नॉट लिमिटेड टू एक्सपोर्ट, बाकी 25 करोड़ लोग के जो है आवाम, वो कैसे हर्ट हो रहे हैं। क्योंकि हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं। ठीक है। पेट्रोल महंगा, बिजली भी फिर महंगी होगी, हर चीज़ महंगी होगी। सही। तो अब जैसे हम तुर्की चले जाएं, वहाँ इस वक्त तकरीबन 40% का इंटरेस्ट रेट है, डिस्काउंट रेट, लेकिन वो भी अपना एक निज़ाम ज़िंदगी चला रहे हैं। हमारे यहाँ मजबूरी है रेट बढ़ाना। जब हमने रेट बढ़ाया उसकी वजह से हमारे जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर हुए हैं। ठीक है ना। यहाँ पे मियाँ साहब एक जो सबसे बड़ा सवाल है ना, वो ये बनता है कि जो आप बात कर रहे हैं
मेनली कहा जाता है कि जो डेवलप्ड इकॉनमीज़ हैं वहाँ पे इस पॉलिसी रेट के, इंटरेस्ट रेट के इंस्ट्रूमेंट को लेकर और आप इन्फ्लेशन को कर्टेल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान का मसला जो है वो आपके यहाँ डिमांड सप्लाई का जो सबसे बड़ा मसला है ना, पाकिस्तान का कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। ठीक, पाकिस्तान का मसला ये नहीं कि आपने टमाटर अगर 300 रुपए या 4, डिमांड पुश नहीं है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। 400 रुपए किलो टमाटर हो गए तो पाकिस्तानी सुबह दोपहर शाम रात वो टमाटर ही खा रहा है, ये मसला नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक मैं लूँगा और उसके बाद मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर ज़रा आप तफसीली जवाब दें कि ये हम अपने जो इंस्ट्रूमेंट है उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, क्या ये सही है या नहीं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से आगे लेकर चलेंगे। वेलकम बैक जी। मियां साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि पाकिस्तान का जो है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है और सबसे बड़ी चीज़ कि अफराते ज़र को कम करने के लिए शरह सूद को बढ़ा देना ताकि एग्रीगेट डिमांड कर्टेल हो। आप मुत्तफिक हैं इस फ़िलासफ़ी से? देखिए, फ़िलासफ़ी की हद तक तो ये ठीक है, थ्योरी की हद तक तो ये बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि ये पूरा एक जो इकनॉमिक्स का जो फंडामेंटल है, प्रिंसिपल है, वो ये है कि अगर आपकी इमरान सुल्तान साहब की या मियाँ जाहिद हुसैन की अगर परचेजिंग पावर कम करनी है ताकि वो बाज़ार में जाके खर्चे कम करें, जैसे आपने शर्ट लेनी है, शूज़ लेने हैं और इस तरह टाई लेनी है, तो आप ना लें। ठीक है, उसको महंगा कर दें। हाँ, उसको महंगा कर दें। तो महंगा करने का तरीका ये है कि आपसे जितना भी मनी सक कर ली जाए, तो आप वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के। अच्छा, इंडस्ट्री में ये इस तरीके से होता है कि अगर आपके पास स्टॉक्स आप रखते हैं तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो फिर आप स्टॉक्स बेचेंगे, अपनी कंपनी में नहीं रखेंगे स्टॉक, बल्कि बेचेंगे और अपना प्रॉफिट कम करेंगे। ठीक है। अगर आप 10% मार्जिन पे काम करते हैं तो आप 1-2% मार्जिन पे काम करेंगे, तो इस तरीके से चीज़ें सस्ती होंगी। ये इसका इकोनॉमिक्स का असूल है कि मनी सक कर ली जाए। इसी तरीके से होर्डिंग, कि लोग पैसा अगर होता है तो उससे होर्डिंग करते हैं, अजनास लेके ज़ख़ीरा करते हैं, ये करते हैं, तो लिहाजा उनसे वो पैसा खींच लिया जाए। तो होर्डिंग ना हो तो लोग स्टॉक्स अपने जो है वो बाज़ारों में लेके आए, ये इसका फंडामेंट। अब पाकिस्तान में ये चीज़ जो है ये पूरी तरह कारगर है नहीं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे यहाँ तकरीबन 50% इकॉनमी तो इकनॉमिक्स में यानी अनडॉक्यूमेंटेड है और बाकी डॉक्यूमेंटेड है। तो जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है उसके ऊपर तो इसका इम्पैक्ट आएगा नहीं। लोगों के पास ब्लैक मनी है, वो पैसा लोग इन्वेस्ट करते हैं या स्मगल्ड गुड्स लोग ख़रीदते हैं और उससे कारोबार ज़िंदगी चलता है, तो लिहाजा उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं आता। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो तकरीबन 30 अरब डॉलर की फ़ॉरेन रेमिटेंस है वो भी 9,000 अरब रुपए बनते हैं, वो मेरे और आपके पास आते हैं। 1 करोड़ लोग हमारे बाहर जॉब्स करते हैं, वो पाकिस्तान में जो भेजते हैं तो तकरीबन उनकी अगर फैमिली 5 लोगों की भी लगा ली जाए तो 5 करोड़ लोगों के पास वो 9,000 अरब रुपए हर साल आते हैं। ठीक है, वो आते हैं, वो मार्केट्स में जाके स्पेंडिंग करते हैं, उसके ऊपर तो उन्हें कोई ना मार्कअप का मसला है ना किसी और चीज़ का मसला है, वो मार्केटों में जाके स्पेंडिंग करते हैं। तो एक तो इन्फ्लेशन का वो रीज़न है, और दूसरी रीज़न यही है कि जब हम इसको करने जाते हैं तो वो फिर और यानी हमारे यहाँ जो है अगर हम सप्लाई बढ़ाते हैं, यानी जैसे हमारी इस दफ़ा जो फसलें बेहतर हुई हैं, सप्लाई बढ़ी तो जो इन्फ्लेशन 39% पे चली गई थी नीचे आ गई, वो 17% पे आ गई। ठीक है, तो लिहाजा हमारी जो सोल्यूशन है वो इस सारी चीज़ों में नज़र आ रही है, जो मैं कह रहा हूँ लेसन है। तो लेसन यही है कि आप अपनी प्रोड्यूस बढ़ाएंगे तो वो चीज़ मार्केट में आएगी। अब ये जो इन्फ्लेशन है और ये जो मार्कअप रेट है, इसका जो रिलेशनशिप है, अब ये इंडस्ट्री के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इंडस्ट्री ज़ाहिर है कि आप जितनी भी इंडस्ट्री लगाते हैं वो गवर्नमेंट अपना जो फाइनेंस होता है उसकी बजाय बाकी फाइनेंस जो है गवर्नमेंट का या बैंक्स का फाइनेंस होता है। अब वो जो फाइनेंस है वो इतना महंगा फाइनेंस हो गया कि उससे नई इंडस्ट्री लग नहीं सकती, तो ये उसका हमें एक डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज जो है वो गवर्नमेंट को है कि गवर्नमेंट बोरो करती है पैसा, उसके कर्जों पे सूद बढ़ जाता है गवर्नमेंट है। पिछले साल गवर्नमेंट ने 8,000 अरब रुपए सिर्फ इसके डेट सर्विसिंग में पे की है, और इस साल यही रकम जो है तकरीबन 9,500 अरब रुपए होगी। तो इसका मतलब यह है कि जितना हमने रेवेन्यू लिया FBR का 9,400 अरब रुपए का अगर जो रेवेन्यू था हमारा टारगेट, जो कि शायद पूरा ना हो, तो लेकिन वो पूरे का पूरा टारगेट जो था या पूरा रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो हमारी डेट सर्विसिंग की नज़र हो जाएगी। तो गवर्नमेंट के पास हाथ में कुछ भी नहीं होगा मुल्क चलाने के लिए, तो मुल्क चलाने के लिए फिर गवर्नमेंट को कर्जे लेने पड़ेंगे।
तो लिहाजा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने का ये बहुत बड़ा नुकसान है। अब हमें करना ये चाहिए कि इमीडिएटली फौरी तौर पे हम इसको इंटरेस्ट रेट को कम करें, कम से कम 4-5% हम फौरी तौर पे कम करें। तो उसके नतीजे में आपकी कुछ इंडस्ट्री चलेगी, कुछ गवर्नमेंट का बोझ जो है इसके ऊपर डेट सर्विसिंग का, वो बोझ गवर्नमेंट के ऊपर कम होगा, और कुछ महंगाई भी जो मतलब इसकी वजह से जो महंगाई हो रही है कुछ उसमें भी कमी आएगी। तो लिहाजा और फिर ये कि हमें सप्लाई साइड बढ़ानी होगी, सप्लाई तो साइड ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे ultimately तो फिर ये हमारी चीज़ें जो है सही मैनूवर होंगी। और इस वक्त जो सिचुएशन है, इंडस्ट्री जो है उसको 2-3 तरफ से हिट हो रही है, एक बिजली की कॉस्ट, एक गैस की कॉस्ट, और प्लस इन्फ्लेशन, प्लस ये जो मार्कअप का रेट, इसकी वजह से जो है इंडस्ट्री चारों तरफ से इस वक्त क्राइसिस में है। तो इंडस्ट्री अगर हमारी नहीं चलेगी तो फिर लोग जॉब क्रिएशन और जाहिर के बहुत बड़ा मसला है। तो इस वक्त हमने जो एक सर्वे करवाया FPCCI में, वो तकरीबन 10% के करीब हमें ये चीज़ रिवील हुई है कि 10% के करीब हमारी जो है ना जॉब्स कम हुई हैं, लोगों ने उसमें लोगों में कम किया अपना अपना, जितने भी लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो आपका बढ़ा है वो बढ़ा है हमारा। ठीक है सर, अब ये बताइए IMF प्रोग्राम के अंदर हैं और IMF $6 अरब की एक और प्रोग्राम की बात की जा रही है, बड़े प्रोग्राम की सारी चीज़ें। इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारे रिजर्व्स जो हैं वो आपके सामने ये हार्डली डबल डिजिट्स के अंदर हैं। क्या देख रहे हैं आप आगे आगे चल के, कितना कुछ आस उम्मीद है? और फिर ये जो प्लेजेस की बात की जा रही है, SIFC के अंदर बात की जा रही है, इतने सारे मौजूदा हालात जब इंडस्ट्री के लिए ये हैं, तो नया सरमाया जो आएगा वो कहाँ लगेगा? और जब तक आपका मुकामी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो बेहतर पोजीशन में नहीं आएगा, फॉरेन इन्वेस्टर कैसे पाकिस्तान में लगाएगा पैसा? देखिए, मैं 2-4 बातें करना चाहता हूँ वो थोड़ी कड़वी ज़रूर है। एक बात तो यह है कि हमको अपने राइट्स याद हैं, ड्यूटी किसी को याद नहीं है। पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स बेहतरीन है, सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट है। हुकूमत अपने खर्चे शाहाना कम करने के लिए तैयार नहीं है। एज़ पर UNDP रिपोर्ट $18 बिलियन सालाना सब्सिडीज़ दी जाती हैं तकरीबन हर सेक्टर में। ठीक है जनाब, बजाय ये कि हम हुकूमत अपने खर्चे कम करे, चाहे उसमें पार्लियामेंटेरियंस हों, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो और जो इशराफिया हो, उसको कम अगर हम $18 बिलियन को कम करके आधे पे ले आए तो $9 बिलियन जिसके लिए हम मारे मारे घूम रहे। सही है। एक बात तो ये है अगर हम अपने खर्चे जैसे कि सूद जो अब हमने देना है वो भी हमने कर्ज लेके देना है, वो देने के लिए पैसे नहीं है। फिर हमारे पास सबसे बड़ा जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस है, ये बहुत बड़ा बोझ है। IPPs वो बहुत बड़ा बोझ है, यानी कि आप बिजली बनाए बगैर पैसे देते हैं, तो भाई आप उनसे बिजली लेके उनका रेट कम कर दें। सही, ठीक है। लोड शेडिंग का जो हाल है, जैसे कि अभी मियाँ साहब ने फरमाया कि बिजली का रेट, गैस का रेट, तो ये उनसे आप प्रोडक्शन ले लेना, क्यों नहीं ले रहे उनसे? आप पूरी प्रोडक्शन लें, इधर रेट कम करें। ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका एक अहम जो मसला है इस वक्त पेंशन का, देखिए एक छोटा स्केल छोड़ के 14-15 स्केल का छोड़ के उनका इतना बड़ा अमाउंट नहीं है पेंशन का। सही। हाँ, जो बड़े पेंशन है, मिसाल है अभी हम पिछले दिनों देख रहे थे, चेयरमैन सेनेट साहब हैं रिटायर्ड, या जी प्रेसिडेंट साहब हैं, या प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनके जो वो है पैकेजेस, वो दिन ब दिन खामोशी से बढ़ा लेते हैं। सही है। ठीक है, है, ठीक वो है, एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो इस वक्त अच्छा, फिगर इस डिस्कशन में मियां साहब, इस डिस्कशन में जो एक चीज हम अभी तक नहीं कवर कर पाए, वो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, जिसके ऊपर बात की जानी चाहिए। और आप क्या देख रहे हैं कि इस मौजूदा बजट में कुछ दमखम है इस हुकूमत में? क्योंकि मसला सारा ये ना कि कुछ अगर कहें तो वो पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं उनका इस्तेहकाक मजरू हो जाता है। ठीक, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर, फिर आपका होलसेलर रिटेलर, ये किफ़ायत, वो कौन सा एक ताजिर दोस्त एक स्कीम कारोबार दोस्त, उसमें 1 मिलियन का टारगेट था, सिर्फ 105 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई, अब 1200-1300 हो गए। अब 1200-1300, वो भी जब नई मीर बीच में आए हैं और वो कारोबार स्टेक होल्डर को बीच में डाला। बात सारी ये है कि इसके ऊपर क्यों नहीं बात की जाती? ये सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करना चाहिए ना हुकूमत को, अपने अंदर से। देखें, इसकी 2-3 चीज़ें हैं। पाकिस्तान की जो इकॉनमी का साइज़ है इस वक्त, वो $350 बिलियन। ठीक है, ये जो हमारी फॉर्मल इकोनॉमी, फॉर्मल ठीक है, इनफॉर्मल तो ऑलमोस्ट इतनी है, $700-750 अरब। अच्छा, जबकि 2018 में हमारा जो इकॉनमी का साइज़ था वो $425 अरब था।
तो वो $450 अरब 2018 में, अब 6 साल गुजर गए, तो अब तो हमारी इकॉनमी का साइज़ जो है वो होना चाहिए था $500-600 अरब। यहाँ से भी निकल के वहाँ चला तो गया। वहाँ से भी उधर चला गया तो वो हमारा रह गया अब $350 अरब। हाँ। अच्छा, अब $350 अरब ही के हिसाब से अगर हम लगा लें तो हमारा जो इस वक्त रेवेन्यू टारगेट होना चाहिए वो कम से कम 14,000 अरब रुपए होना चाहिए। ठीक है, जबकि है कितना 9,400, और इस साल वो कह रहे हैं कि 12,900 अरब होगा। तो होना कितना चाहिए 14,000। सही है। अच्छा, अब ये जो हमारा डेफिसिट है, जो हम यानी ये पैसे जो हम कम इकट्ठे करते हैं, तो ये ज़ाहिर है कौन नहीं देता। एक तो वो नहीं देते जो हमारी बाकी जो मतलब ग्रे इकॉनमी है, वहाँ से हमें पैसे आने चाहिए, जिसमें दुकानदार, ये होलसेलर, रिटेलर, एग्रीकल्चर इनकम है, वहाँ से हमें पैसे आने चाहिए। फिर एक बात ये है कि इसमें रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड का जो रिजीम चल रहा है, तो वो क्या चीज़ है। पाकिस्तान में कोई भी कारोबार जो है वो अनरजिस्टर्ड होना नहीं चाहिए। ठीक है, अनरजिस्टर्ड रिजीम जो है वो बिल्कुल खत्म होना चाहिए कि आप कोई भी कारोबार करें। सेम एज विद फाइलर और नॉन फाइलर वाली जो चीज है, नॉन फाइलर तो कुछ होता ही नहीं है, फाइलर ही हो, खत्म बात। तो वो हो, और लीगल और इलीगल, वो बंदा जो है, हर बंदा जो है पाकिस्तान में वो रजिस्टर्ड होना चाहिए और वो फाइलर होना चाहिए। तो उसके नतीजे में हमारी ये 14-15 हज़ार अरब रुपए जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट हो सकेगा। जब वो कलेक्ट होगा तो हमारी चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन सर यहाँ पे सवाल ये भी है कि जो नॉन फाइलर से आप जो ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो कम से कम रिफ्लेक्ट तो हुकूमत के रेवेन्यू में ही हो रहा है ना। हुकूमत को ज़्यादा फायदा वहाँ से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? वो तो टैक्स नहीं दे रहे नॉन फाइलर जो है। नहीं, नॉन फाइलर अभी जो बढ़ाने की बात की जा रही है 0.9% ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, मैं फाइलर उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। देखें, वो क्या होता है, वो कॉस्ट पे आता है। जब आप नॉन फाइलर हैं, अनरजिस्टर्ड हैं, आपको पता है मैंने वो डायरेक्ट टैक्स नहीं देना, तो एग्जैक्टली तो आप स्पेंडिंग पे सेल्स टैक्स तो दे रहे होते हैं। ठीक है, स्पेंडिंग पे आप सेल्स टैक्स तो दे रहे होते हैं। हाँ। लेकिन आप इनकम पे डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहे होते। तो उसकी वजह से ये जो आप 0.9% या इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, ये जितना भी कर लें ये फायदा नहीं होगा, इन्फ्लेशन का बायस है। ये एक पेनल्टी जरूर है उस पे। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मियां जाहिद साहब और जफर पराचा साहब। बहुत ज़्यादा करनी थी, लेकिन प्रोग्राम में वक्त की कमी जो है वो इस वक्त आ रही आई। नवरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। बजट के हवाले से स्पेशल सीरीज़ हमारी जारी है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।